नमस्कार साथियों, आज काफ़ी दिन से टाइम मिला है। अपने एक टॉपिक बचा हुआ था कृषि वाला, राजस्थान की कृषि है, उसमें 3 पार्ट तो बना दिए थे। और अब ये बताना है कौन सी फसल कहाँ होती है और किस फसल को किस श्रेणी में रख सकते हैं हम, रबी खरीफ, ये प्रश्न कई बार आते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से अपने तैयार करते हैं। राजस्थान की कृषि चल रही थी, राजस्थान की कृषि। अब ये पार्ट 4 होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी बड़े टॉपिक को हम पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है पढ़ाने में। अब देखिए पार्ट 4 में क्या क्या बच गया है। पार्ट 4 में अपने बच गया, अब जो अपनी फसलें हैं ना, उन फसलों को पढ़ेंगे अपने। जो फसलों को मतलब विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन श्रेणी में देखिए। नंबर 1 पहला है खरीफ की फसल। ये बहुत बार प्रश्न आता है, कौन सी फसल खरीफ की है कौन सी नहीं है। अब आप भी ये पूरा नहीं बता सकते क्योंकि इसमें ना दिक्कत आती है सबके कि सभी फसलें, कोई किसान वर्ग का जो लड़का होता है या फिर मान लीजिए कोई छात्र छात्राएं होती हैं, वो फिर भी थोड़ा ध्यान रखती हैं। खरीफ की फसलों में देखिए बात करते हैं अपनी। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ध्यान रहे। खरीफ की फसल हमेशा ये जून और जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में। तो इसकी बिजाई हो जाती है। क्या हो जाती है? बिजाई। और उसके बाद में इसकी कटाई कब होती है बताओ? तो कटाई होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ये ध्यान रहे, जून जुलाई में बिजाई और अक्टूबर नवंबर में कटाई। खरीफ की फसल है ये हमेशा वर्षा पर आधारित होती है। ध्यान रहे, वर्षा जिस समय होती है ना अपने, यानी मानसून आता है उस समय इसकी बिजाई करते हैं, मानसून टाइम में। तो समझते हैं इसको किस प्रकार से खरीफ की फसल कौन कौन सी है, देखते हैं। देखिए खरीफ की फसलों में सबसे पहले बात करें तो अपने राजस्थान में एक तो बाजरा। कौन सा है? बाजरा। जैसे आपने शेर का नाम सुना होगा, शेर वर्ग का एक छोटा रूप होता है बिल्ली। बिल्ली भी शेर वर्ग यानी कि चित्ता टाइगर वर्ग का ही होता है। इसी प्रकार से बाजरा है, ये ध्यान रहे वैसे अफ्रीकी पौधा है, मूल रूप से कहाँ का पौधा है? अफ्रीकी पौधा है। और बाजरा जैसे एक पौधा होता है किसका? मक्का का। तो मक्का भी कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। और इसके बाद में एक और है ऐसा ही पौधा, वो है जवार। ध्यान रहे तीनों एक जैसे पौधे होते हैं, सेम से होते हैं और तीनों ही खरीफ की फसलें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो होगी अपनी खाद्यान्न फसलें, क्योंकि बाजरा भी खाने योग्य फसल है, ये और मक्का भी है, ज्वार भी है। ज्वार को तो गरीब की रोटी भी कहते हैं, ध्यान होगा आपको। अब बात करते हैं इसी में कुछ फसलें ऐसी हैं जो दलहन फसलें। तो दलहन में देखिए नंबर 1, इसी में 4 नंबर डाल देते हैं अपने। दलहन फसलों में इधर से डाल देते हैं नंबर 1 फिर से, क्योंकि खरीफ की फसलें ही हैं दलहन भी। दलहन फसलों में एक तो है मूंग। कौन सा है? मूंग। दूसरा मोठ। तीसरा चौला। और नंबर 4 तो मूंग, मोठ, चौला। ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये कौन सी फसलें हैं। ये फसलें हैं दलहन फसलें। और इसके अलावा एक और फसल है जिसको हम अरहर बोलते हैं। हाँ बेटा, हाँ बाद में अरहर। देखिए मूंग, मोठ, चौला ये सेम से होते हैं इनके पौधे भी। तो ये ध्यान रहे ये भी वर्षा काल में हम बिजाई करते हैं। अरहर है एक है, इसके बाद में तुअर। ये दालें हैं। ये क्या है? ये दालें हैं और ये सारी की सारी खरीफ की फसलें। इसके अलावा देखिए अपने और ऐसी फसलें में हैं जो कुछ व्यापारिक फसलें हैं और कुछ तिलहन फसलें हैं। तिलहन फसलों की बात करूं मैं खरीफ में, तो तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें उसको देखते हैं हम। एक तो है मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली नंबर 1। दूसरी खरीफ में बात कर रहे हैं अपने, खरीफ की फसलों में तिलहन फसलें कौन कौन सी, तेल किस किस से निकाला जाता है। तो मूंगफली के अलावा आपको अच्छी तरह पता है एक तिल भी है। तिल नाम सुना होगा आपने, तिल है। फिर उसके बाद में नंबर 4 अरंडी का नाम सुना होगा आपने। अरंडी भी खरीफ की फसल है। और फिर
अगर और भी बात करें इसके अलावा कोई आपके आसपास में ऐसे कोई हो, तो जैसे सूरजमुखी है, सूरजमुखी के तो हम दोनों में डाल सकते हैं, खरीफ और रबी की फसलों में, क्योंकि ये इसको हम अलग अलग विभागों में बांटते हैं ना, तो इसको खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार से बांटते हैं। अब इसके अलावा कुछ हैं वो व्यापारिक फसलें हैं, जैसे गन्ना का नाम सुना होगा आपने, गन्ना, ग्वार, ये क्या है, ये व्यापारिक फसलें हैं। वैसे तो इसमें भी कुछ व्यापारिक फसलें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बात करें, हम देखो इसको ये समझना अपने को, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, चौला, अरहर, तुअर, मूंगफली, तिल, अरंडी, गन्ना और ग्वार, ये क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ध्यान रहे, ये वर्षा काल अर्थात मानसून काल में इनकी बिजाई होती है, और फिर जब सर्दियां आती हैं उसके बाद में इनको काट ली जाती है। सर्दियों में रबी की फसल की बिजाई हो जाती है। तो खरीफ की फसलें हैं, इसमें आपको पता है तापमान की अधिकता होनी चाहिए, जैसे मान लो 25 से 35 डिग्री के तापमान के बीच में इन फसलों को तापमान जरूरी है। और जैसे कहें तो 100 सेंटीग्रेड के आसपास है, 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए इसमें। तो ध्यान रहे, इसमें कई बार प्रश्न आ जाता है, ऐसे आ जाता है, देखिए कि सबसे अधिक तेल ये फसल कौन सी, ध्यान रहे 75% तेल है ना, वो किस में निकलता है, अरंडी में निकलता है। ऐसी कौन सी तिलहन फसलें हैं जो सबसे अधिक तेल प्राप्त करते हैं उससे, तो अरंडी। कोई भी तिलहन फसलें ऐसी नहीं है जिसमें इतना तेल निकलता हो, चाहे सरसों हो, चाहे इसके बाद में सोयाबीन हो। तो ध्यान रहे, ये सारी की सारी बात करूँ मैं फसलों की, तो ये फसलें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर बात करूँ तेल की, तो तेल किस में निकलता है, तो आप बताएंगे किस में, अरंडी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम इनकी, बाजरा और मक्का और ज्वार। तो बाजरा पर भी प्रश्न आता है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये फसलें हैं कौन सी, तो ये खरीफ की फसलें हैं। तो मैंने आपको एक पार्ट तो बता दिया है। इसके बाद में देखिए हम रबी की फसलों की बात करेंगे। ये तो खरीफ की बना देते हैं हम, खरीफ, ठीक है, ये पार्ट हो गया एक। इसके बाद में हम बात करते हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलें कब हो जाती हैं, देखिए रबी की अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और कब काट ली जाती है, अप्रैल मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ध्यान रहे, जो ये फसलें होती हैं रबी और खरीफ, तो रबी की फसलें शीतकालीन फसल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शीतकालीन फसल। अब इसमें जो रबी की फसल है और खरीफ की फसल है, इसका कुछ थोड़ा सा नाम है ना, वो एक और है, और वो क्या है देखिए बता देता हूँ आपको। रबी की फसल को उनालू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनालू। उनालू क्यों बोलते हैं, ये स्थानीय नाम है इसके, स्थानीय नाम। राजस्थान में रबी की फसल को क्या बोलते हैं, उनालू। उनालू क्यों, उनाला बोला करें गर्मी में, यानी गर्मियों में काटा पा, अर्थात ये गर्मियों में अप्रैल मार्च और अप्रैल में जब कटती है ना, तो उसको बोले उनालों में काटे। तो इस प्रकार से कटाई होती है ना, ये होती है कब होती है, उनाला में, इसलिए इसको उनालू बोलते हैं। उनालू मतलब गर्मी में। और इसको बोलते हैं स्यालू, यानी श्यालो बोला करें, सर्दी से आ जाए मतलब शरद ऋतु। तो श्यालू फसल किसको बोलते हैं, खरीफ की फसल को, ये श्यालू फसल होती है। तो उनालू और श्यालू ये स्थानीय नाम है। राजस्थान की अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, थोड़ा इनको भी ध्यान रखते हैं। अब रबी की फसलों में बात करते हैं, तो गेहूं है, गेहूं जैसा एक पौधा है कि क्या, जौ, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं मैं तिलहन फसलों की, इसी समय, तो तिलहन में देखिए एक तो सरसों है, एक तारामीरा है, और एक इसबगोल का नाम सुना होगा आपने, इसबगोल नाम सुना है अच्छी तरह। इसबगोल एक औषधीय पौधा है, तेल निकलता है इसमें, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है इसबगोल भी। और इसके बाद में अपने एक है, अपने बात करें तो तारामीरा हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया। अब इसके अलावा मेथी भी है, तो वो तो एक व्यापारिक फसल में डाल देते हैं। मेथी की बात करते हैं लास्ट में। कुछ इसमें दलहन फसलों की बात करूँ तो दलहन फसलों में एक तो है, देखिए अपने नाम सुना होगा चना, और उसके बाद में चना के बाद में दूसरी दलहन फसल है वो मसूर है। कौन सी है, मसूर। और नंबर 3 है इसमें सब्जी बनाते हैं, कई बार नाम सुना होगा मटर का,
मटर। और मटर की सब्जी आपको पता है कब बनाते हैं? सर्दियों में बनाते हैं। तो सर्दियों में आलू के साथ बनाते हैं। तो मटर सर्दी शीतकाल में कौन सी होती है? रबी फसलें। तो देखिए ये शीतकालीन दलहन फसलें कौन सी? चना, मसूर और मटर। तो चना का अच्छी तरह पता है आपको, चना अपने बुआई करते हैं ना कि शीतकाल में। मटर का भी ध्यान है कि सर्दियों में आता है मटर। मसूर का ध्यान नहीं है। तो ध्यान रहे जितनी भी दालें हैं, मूंग, मोठ, चौला, अरहर, तुअर, सारी की सारी दालों किस में डालना है आपको? खरीफ की फसल में डालना है। और अगर बात करें रबी की फसल में, तो रबी की फसल में चना और मटर तो हमें पता है, थोड़ा मसूर का ध्यान रख लेना। मसूर है वो रबी में होता है, ठीक है। अब गेहूं और जो एक जैसे पौधे होते हैं, तो ये आपको पता है रबी की फसल होती है। और ये है कौन सी फसलें? सरसों, तारा मीरा, इसबगोल। ये बात करते हैं अपने रबी की फसलें, तिलहन फसलें। अब इसमें प्रश्न बनाएंगे अपने, आगे देखते हैं। तो एक मेथी को हमने यहाँ पर रख दिया है। मेथी भी शीतकालीन फसल है। मेथी भी दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य मेथी होती है, एक पान मेथी होती है जो सब्जी में डाली जाती है, ताऊ से की प्रसिद्ध है। अच्छा, एक जायद फसल और बात करता हूँ। जायद की फसल, ये जायद की फसल है। ये अप्रैल मई में ये क्या होती है? सब्जियां होती है। वास्तव में ये फसल नहीं होती, लेकिन इसको अलग से हमने नाम दे दिया, सब्जियां होती है। जैसे ककड़ी है, मतीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ठीक है ना। ये जैसे कोई इस प्रकार का जो पानी वाली फसलें हैं, अर्थात कहें तो जो सब्जी हैं, फल फ्रूट जैसी और सब्जियां होती हैं, वो उसको जायद फसल में हम डालते हैं। तो फसलें कितनी प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। तो जायद तो हम गर्मियों में अप्रैल मई में, और जायद में सिर्फ सब्जियां कौन सी आती हैं? जैसे ककड़ी, मतीरा, तरबूज। इसको तो ज़्यादा ध्यान, इसमें प्रश्न आता भी नहीं। अब आता है रबी खरीफ में फसल, इसको हमें अलग करना होगा। ध्यान रहे, गन्ना है वो कौन सी फसल है? पूछ लेंगे आपसे। रबी की, खरीफ की, जायद की, उपयुक्त तीनों। तो ध्यान रहे गन्ना कौन सी है? गन्ना खरीफ की फसल है, दिख रहा होगा आपको। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल खरीफ की नहीं है? तो दलहन फसलों में एक तो दे दिया ऑप्शन में आपको, मूंगफली, तिल और अरंडी। प्रश्न ये है कौन सी दलहन फसल खरीफ की नहीं है? तो खरीफ में तीनों हैं, एक ऑप्शन में मसूर दे देंगे। तो ध्यान रहे इसमें नेगेटिव ऐसा जाएगा। ऐसे ही कई बार सामान्य प्रश्न पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो गेहूं आ जाएगा, क्लियर हो गया। इसके बाद में आपने नाम और भी सुना होगा खरीफ की फसलों में, एक और जो बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध खाद्यान्न फसल है, वो भारत में भी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा खाई जाने वाली, उसका नाम है चावल। चावल को भी किस में डालें हम? खरीफ की फसल में डालेंगे। तो ध्यान रखना चावल भी खरीफ की फसल में ही आता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल है वो रबी की नहीं है? तो रबी की फसल चना, मसूर, मटर और मोठ दे दिया या मूंग दे दिया, तो ये इसमें ये मोठ या मूंग प्रश्न उत्तर हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से तिलहन फसलों में पूछ लें, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल है रबी की नहीं है? तो तिलहन फसलों में देखिए सरसों है, तारा मीरा है, इसबगोल है और अरंडी। ये 4 ऑप्शन में आ गया। प्रश्न पूछ लिया कौन सी रबी की फसल तिलहन नहीं है? तो रबी की फसलों में तो तीनों है, अरंडी है वो खरीफ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से अरंडी उत्तर जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। तो ध्यान रहे, अब हम इनके अलग अलग बारे में कुछ अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या प्रश्न पूछा जाता है। वो थोड़ा सा मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूँ। तो कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न, उसको धीरे धीरे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न और आपको एक याद रखना है, और वो प्रश्न ये है कि एक बैंक का नाम पूछा जाता है, बैंक, और वो बैंक है नाबार्ड। कौन सा है? नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड बैंक की। मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? मुंबई में है इसका मुख्यालय, नाबार्ड बैंक। ये क्या है? देखिए नाबार्ड बैंक बार बार पूछा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना में। यह प्रश्न यूं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास, बस 2 शब्द याद रखने हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक है? तो कौन सा बताओगे? नाबार्ड। कृषि के लिए ऋण, वैसे तो और भी सहकारिता बैंक भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसे प्रश्न आ जाए मिक्स में, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्थापित बैंक कौन सा है? तो उत्तर बताओगे नाबार्ड। देखिए क्या है
कृषि के लिए आपको पता है, कृषि के विकास के लिए क्या करता है, गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ता है। आप कई बार देखेंगे कि सड़क जो बड़े बड़े गाँवों से जुड़ी हुई ना, तो उसमें लिखा होगा नाबार्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित, अर्थात नाबार्ड बैंक उनको ऋण देता है या उसमें बजट पारित करता है ताकि सड़कें बने और कृषि का जो उत्पाद हो वो मंडियों तक पहुँचे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि आपको पता है कि अपने इस साइड में पूर्वी राजस्थान में छोटे छोटे काश्तकार होते हैं, ज़्यादा उपज नहीं होती, नज़दीकी शहर हैं, मंडियाँ नज़दीक है, तो अभी हमें पता नहीं है, ध्यान नहीं है कि क्या सड़कें होती है नाबार्ड द्वारा। इधर पश्चिम राजस्थान की बात करूं तो 20-20 किलोमीटर दूर गांव हैं, तो उनके लिए वहां ट्रैक्टर या साधन जाने के लिए, पिकअप वगैरह जो माल भर के ले जाते हैं, तो उनके लिए सड़कें चाहिए। तो सड़कों के लिए ये पैसे कौन देता है, नाबार्ड। तो ध्यान रहे नाबार्ड बैंक, ध्यान फिर से बता रहा हूँ आपको, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्थापित बैंक कौन सा है, तो उत्तर बताइए नाबार्ड। फिर पूछते हैं कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर हो गया मुंबई में। तो ये तो क्लियर हो गया, एक प्रश्न अलग था, थोड़ा ध्यान रख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाबार्ड बैंक द्वारा बार बार प्रश्न आता है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसी से संबंधित कि भाई अलग अलग अगर फसलें पढ़ें तो उसमें क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कौन सी फसल ज़्यादा होती है। लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा दाल से संबंधित बताता हूँ। दाल देखिए, एक दाल पर प्रश्न एक तो ये है, हरित क्रांति का नाम सुना होगा आपने, हरित क्रांति। हरित क्रांति की स्थापना 1966 में हुई थी और ये इसका मुख्य काम क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। जैसे गेहूं खाने योग्य फसल है, उसके अलावा चावल है, ज्वार है, मक्का, जो भी खाने वाली फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति चलाएगी, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आप सबके दिमाग में ये अच्छी तरह है कि भाई हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन अर्थात ये वृद्धि के लिए की गई थी। लेकिन ध्यान रहे, ये खाद्यान्न उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन दाल है, दलहन फसलें हैं, उनकी बुआई कम हुई, इसलिए दलहन फसलों को नुकसान पहुंचा। हरित क्रांति से कौन सी फसल के उत्पादन में गिरावट आई, तो इसका उत्तर क्या हो गया, दाल। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न एक और बता देता हूं इसी दाल पर, कि कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि भूमि की, ऐसे प्रश्न आता है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि हेतु कौन सी फसल की बिजाई करना उत्तम है, बिजाई करना उत्तम है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण देखना, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल की बिजाई करें तो हम उसमें उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी। तो आपको पता है, अगर आप गेहूं का उत्पादन करते रहें, धीरे धीरे उत्पादन में वृद्धि की बजाय कम होते चली जाए। अर्थात पहली बार 10 कुंटल हुए हैं और अब की बार 9 कुंटल होंगे, घटती चली जाएगी उत्पादन। तो ध्यान रहे, अगर हम वृद्धि बनाए रखें तो फसल बदल के बोएंगे, और फसल भी कौन से बदल के बोएंगे ये ध्यान रखना है। इसमें अगर ऑप्शन आ जाए कि भूमि की उर्वरता वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल की, यानी कौन सी कहें तो फसल को उत्पादन करें कि उसमें वृद्धि हो जाए, तो उसमें अगर मान लीजिए ऑप्शन 4 और नंबर 1 हो गया गेहूं, नंबर 2 बाजरा, और तीसरा हो गया मान लीजिए सरसों, और चौथा हो गया मान लीजिए चना, तो उत्तर क्या करोगे, तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर चना। ये मैं बता रहा हूं आपको कि अगर भूमि की उर्वरता वृद्धि करने के लिए चना भी ऑप्शन में न आए तो कोई भी दाल आ जाएगी, कोई भी दलहन फसल में बात करें, दलहन में कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे चना, मसूर, मटर, मूंग, मोठ, चवला, अरहर, तुअर, ये सभी जो दलहन फसलें हैं ये भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं। तो ऑप्शन में गेहूं, बाजरा, सरसों, दलहन फसलें आ जाएं तो दलहन उत्तर करोगे, और दलहन में कोई भी दाल का नाम आ जाए तो दाल उत्तर करोगे, कोई सी भी हो चाहे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। एक और प्रश्न बता देता हूँ दाल से संबंधित ही। वैसे दाल उत्पादन में पहले राजस्थान का पहला स्थान हुआ करता था, आजकल राजस्थान का दूसरा स्थान है वर्तमान में, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश का पहला स्थान हो गया दाल उत्पादन में। तो दलहन दाल से संबंधित एक नाम ऐसा ही है, दलवई समिति या कमेटी कह दो चाहिए, इसको भी याद रखना। दाल के ऊपर बताया मैंने, वैसे इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये याद रह जाएगा आपके। दलवई समिति क्या है, दलवई समिति 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वो कृषकों की आय को दुगुना करे। क्या करे, कृषकों की आय को दुगुना करें। तो दुगुना करने के लिए कौन सी समिति की स्थापना हुई, दलवई समिति की। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि कृषकों की आय को दुगना कब तक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य कब तक का है, तो 2022 तक का है। तो ध्यान रहे, ये कौन सी समिति गठित की गई, तो दलवई समिति। दलवई समिति ने जो सुझाव दिया है उस प्रकार से ये इसकी दुगने करेंगे तो ये देखो आगे की योजना है, सरकार की योजना है। पर दलवई दाल से संबंधित याद रख लेना कि दलवई है वो वृद्धि से संबंधित, किसानों की आय को दुगना करने से संबंधित समिति है। बात करते हैं अब इनमें एक एक फसल की। तो अगर बात करें हम इसमें फसलों की, तो देखिए सबसे पहले अपने गेहूं लेते हैं, क्योंकि गेहूं पर कौन कौन सा प्रश्न आता है वो देखते हैं। और या फिर अपने बात करते हैं खरीफ की फसलों पर। पहले खरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम रबी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए खरीफ की फसलों की बात करूँ, खरीफ में सबसे पहले कौन सा आता है, बाजरा। एक बार नक्शा देख लीजिए आप, यहाँ छोटा सा बनाता हूँ। मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि इसमें एक एक फसल उठा लेंगे आराम से, फिर याद करते रहेंगे भाई कौन कौन सी फसल कब क्या होती है, क्या विशेषता है उसकी। तो बाजरा समझ में आ गया होगा, बाजरा कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। क्लियर हो गया एक। नंबर 2, दूसरा प्रश्न इस पर क्या आता है, देखिए ध्यान रहे, मूल रूप से अफ्रीकी पौधा है। बाजरा कैसा पौधा है, अफ्रीका से लाया गया था भारत, अफ्रीकी पौधा है और इसमें पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस पर प्रश्न क्या बनता है, देखिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण, बाजरा उत्पादन में प्रश्न आता है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान। बस ये प्रश्न बार बार आता है। तो बताओ बाजरा उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है, तो कहीं कंफ्यूजिंग है, कहीं होंगे कि भाई गुजरात का, ध्यान रहे गुजरात का नहीं है, पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। लगभग 43% बाजरा भारत का उत्पादन करता है राजस्थान। और इसमें भी पूछ रहे हैं कि उल्टा पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरा का कहाँ होता है, तो राजस्थान बता देंगे। और राजस्थान का पूछे कौन सा स्थान, तो पहला बता देंगे। कितना प्रतिशत, 43%। अब पूछे कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो देखिए इसकी बिजाई है ना, वो सबसे ज्यादा बाड़मेर क्षेत्र में होती है, अर्थात पश्चिम राजस्थान में होती है। ये इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा। हाँ बेटा, हाँ गेम खेल ले। तो देखिए अगर बात करें बाजरा उत्पादन में पहला स्थान की, तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो पूर्वी राजस्थान में होता है। उत्पादन कहाँ होता है, ये पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन होता है। इसमें भी पहला किसका है, अलवर का स्थान आता है। अब देखिए आप सोचेंगे कि अलवर का कैसा आता है, कई बार आपने बाड़मेर पढ़ा होगा, कई बार दूसरा राज्य पढ़ा होगा, दूसरा जिला पढ़ा होगा। ध्यान रहे, कई बार अक्सर कभी कभार अकाल पड़ जाए तो बात अलग है, नहीं पूर्वी राजस्थान का ही नंबर पहला होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में भी इसका पहली कई बार आ जाता है, लेकिन अक्सर पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं हो पाती, तो इसलिए उत्पादन इतना नहीं हो पाता। तो ध्यान रहे प्रश्न ये भी है, खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन या सबसे ज्यादा बिजाई है वो किस फसल की होती है, तो उत्तर बताएंगे बाजरा की। खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा बिजाई इसी की होती है, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। वर्तमान में अलवर में पहला स्थान है बाजरे का। और इसके अलावा बात करते हैं अपने बाजरा से संबंधित एक प्रश्न और वो ये है, बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मंडोर में। कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में भाई। कहाँ पर है, जोधपुर में। प्रश्न ये है, बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बताएंगे मंडोर जोधपुर। क्लियर हो गया बाजरा का प्रश्न। अब बाजरा से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं और इसके अलावा बाजरा का प्रश्न कोई नहीं आता, तो ध्यान रखना ये आपका बाजरा का। वैसे प्रश्न आता है अक्सर बाजरा पर ही ज्यादातर प्रश्न यही आता है, सरल सा आता है, पहला स्थान राजस्थान का। बस बात करते हैं मक्का की। तो जो मक्का फसल है, मक्का भी आपको पता है अच्छी तरह कि मक्का भी बाजरे जैसी ही होती है। और मक्का का उत्पादन वर्तमान में भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, भीलवाड़ा में मक्का सबसे ज़्यादा। मक्का है उसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन उसका पूछे तो भीलवाड़ा बताएंगे, वर्तमान में 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। और मक्का की ज़्यादातर वृद्धि है वो रात को ही होती, ध्यान रहे वृद्धि, यानी कि अक्सर फसलें हैं वो दिन में सूर्य के ताप से वृद्धि करती है, लेकिन ध्यान रहे मक्का की फसल है उसका उत्पादन रात को ही होता है। और उसके बाद में बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार का नाम आते हैं आपको करना अजमेर। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अजमेर में होता है, ठीक है। वैसे नागौर में पहले कई बार नंबर आ जाता है पहला, लेकिन वर्तमान में अजमेर ही करना है। मैंने आपको बताया कि अलवर पहला बाजरा, दूसरा फिर बात बताई मैंने आपको ये मक्का, तो मक्का भीलवाड़ा बताया है और बाजरा क्या बताया है, अलवर बताया, पूर्वी राजस्थान, ठीक है। ज्वार क्या बताया है, अजमेर, पहले स्थान की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने चावल की। चावल भी आपको पता है कि ये कौन सी फसल है,
खरीफ की फसल है। लेकिन चावल में पहला स्थान किसका है देखते हैं अपने। तो चावल में ये हनुमानगढ़ है। यहाँ पर कौन सा है? हनुमानगढ़। इसका चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है वर्तमान में, ठीक है ना। पूछ रहे राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? तो हनुमानगढ़ में। यहाँ उत्तर करते हैं अपने हनुमानगढ़, ठीक है। अब चावल भी कई प्रकार का होता है भाई। देखो, एक तो आपने बासमती नाम सुना होगा, वो तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बासमती चावल तो अपने विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि ये तो महंगा भी मिलता है और विश्व में बहुत अधिक मांग है। तो पूछ रहे बासमती क्या है? तो चावल की एक किस्म है भाई, ठीक है ना। और एक चावल की खेती एक ऐसी सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इसमें पानी भरा ही रहना चाहिए खेत में। फिर इसकी रोपण बिजाई होती है। रोपण मतलब पौधे रोपे जाते हैं, उसको रोपण कहते हैं, ठीक है ना। एक इसमें और प्रश्न आता है, थोड़ा सा मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ, इसमें ऑप्शन टाइप में बताता हूँ। देखिए, चावल की कौन सी फसल है? ऐसे प्रश्न आ गए। मान लो चावल है, उसकी किस्म, फसल की बात करते हैं तो कौन सी किस्म, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन देता हूं, माही, ये बार बार आता है ऑप्शन, माही सुगंधा एक ऑप्शन, दूसरा माही धवल, तीसरा माही कंचन, और नंबर 4 उपयुक्त सभी। यह प्रश्न है, चावल की कौन सी किस्म है निम्नलिखित में से? माही सुगंधा, माही धवल, माही कंचन। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। देखते हैं क्या है। माही धवल, धवल का मतलब अगर आप सफ़ेद माने, चावल सफ़ेद होता है, ध्यान रहे मत करना कभी भी, क्योंकि चावल ब्राउन भी होता है, थोड़ा सा पीला कलर का भी होता है। सबसे अच्छा चावल वही होता है, थोड़ा सा जो कहें तो उसको ब्राउन बोलते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा पीला सा कलर होता है, वो चावल अच्छा होता है, क्योंकि वो मोटापा नहीं बढ़ाता। और वो बाबा रामदेव ने भी सिद्ध कर दिया है कि वो चावल अच्छा है, ठीक है ना। ध्यान रहे, सफ़ेद चावल से थोड़ा मोटापा बढ़ता है। तो ये माही धवल हो गया। माही कंचन इसको छोड़ दें। माही सुगंधा, जब चावल बनाते तो चावल की सुगंध ही अलग आती है। तो ध्यान रहे, इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा? चावल की कौन सी किस्म है? तो माही सुगंधा। ये बार बार ध्यान रहे ऑप्शन में आता है। ये माही कंचन और माही धवल, ये दोनों मक्का की है। क्या है? मक्का की किस्म है। तो ध्यान रखना, अब मक्का की तो अपने आप याद हो जाएगा। अब सीधा पूछे माही कंचन किसकी किस्म है? तो मक्का की। माही धवल किसकी है? तो मक्का की। माही सुगंधा तो उत्तर बताएंगे चावल की। ये तीनों याद रख लेना, आप याद करते रहते हो। मक्का सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में, ज्वार अजमेर में, चावल हनुमानगढ़ में। कोई नहीं पूछता, ज़्यादातर प्रश्न यही से पूछता है। चावल की कौन सी किस्म है? यही माही नाम ना आएगा। ये नदी है तुम्हारे सामने, करक रेखा को 2 बार काटती है, साथ में आगे नाम है कुछ सुगंधा, कहें तो धवल और कंचन। तो सुगंध तो आती है चावल में, और धवल और कंचन दोनों मक्का में। बस इतना याद रख लेना आपको, ये समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। अब बात करते हैं आगे खरीफ की फसलों में। आगे की बात करो तो मूंग की बात करता हूँ मैं, इधर से मिटा रहा हूँ खरीफ की फसलों में। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। मूंग भी बड़ा पौष्टिक होता है। मूंग सबसे ज़्यादा नागौर में होता है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता। मूंग दलहन फसल है, ठीक है ना। और वैसे मूंग उत्पादन में बात करें तो भारत में स्थान राजस्थान का प्रथम है। ध्यान रखिए, राजस्थान में नागौर में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में पहला स्थान है मूंग उत्पादन में भी। जैसे बाजरा उत्पादन में पहला स्थान है, ऐसे ही मूंग उत्पादन में भी। मोठ चवला, इसके बारे में कोई प्रश्न बनाना नहीं है, अपने को पूछते भी नहीं है कि मोठ कहाँ होता है, चवला कहाँ होता है। तो ये कभी मोठ जैसे चूरू है, चवला सिक्कर है, कभी उल्टा सुल्टा होता रहता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इनके बारे में प्रश्न नहीं आता। इसके बाद में आगे आपको अरहर और इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा याद रख लेना आप बस कितना कि भाई कौन सी फसल है, ये किसकी, खरीफ की है और या रबी की है। तो इस पर ज़्यादा विशेष नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली पर कभी कभार प्रश्न आ जाता है। देखिए क्या बात करते हैं, मूंगफली का प्रश्न देखते हैं एक। तो मूंगफली की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर। और बीकानेर में भी है ना, देखिए बीकानेर, ये बीकानेर जिला है। बीकानेर में ऊपर तो लूणकरणसर है, इधर श्री डूंगरगढ़ है, और इधर है नोखा। इन तीनों तहसीलों में जबरदस्त मूंगफलियाँ होती है, डूंगरगढ़, नोखा और लूणकरणसर। लेकिन लूणकरणसर में सबसे ज़्यादा होती है। लूणकरणसर है कहाँ? बीकानेर में है। तो बात करता हूँ लूणकरणसर की। लूणकरणसर एक झील भी है, लूणकरणसर तहसील है बीकानेर की। ये सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करती है। इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं, राजस्थान का राजकोट।
राजकोट एक जिला है गुजरात में, ध्यान होगा आपको, और वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उससे तुलना कर दी गई है। राजस्थान का राजकोट किससे कहा गया? तो लूणकरसर को। तो क्लियर हो गया ये भी आपको। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने अरंडी की। तिल तो छोड़ दीजिए, तिल पट्टी नाम सुना होगा, पाली में ज़्यादा होता है तिल, पाली ब्यावर है, अजमेर है इस क्षेत्र में। तो तिल के वहाँ पर पट्टी बना के वो आता है गुड़ की, इसकी तिल की, वो तिल पट्टी बोलते हैं उस क्षेत्र को, पाली और ब्यावर को। तो ध्यान रहे, तिल पर प्रश्न ज़्यादा नहीं आता महत्वपूर्ण। अरंडी जालौर में होती है सबसे ज़्यादा। कहाँ होती है? देखिए जालौर यहाँ है। नक्शे की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा जहाँ ड्रिप सिस्टम से सिंचाई होती है, मैंने बताया था आपको, नर्मदा नदी, तो जालौर में सबसे ज़्यादा अरंडी होती है, 75% तेल निकलता है इसमें। अब बात करते हैं गेहूँ, गन्ना की। गन्ना बच गया ना खरीफ की फसलों में, तो गन्ना की बात कर रहे हैं अपने। गन्ना कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए गन्ना एक ऐसी फसल है, थोड़ा सा याद रखना आपको, कि उसकी अगर आप एक बार बुआई कर देंगे तो लगातार 3 फसलें ले सकते हैं इसकी। ध्यान रहे, रोपण फसल है। कैसी है? रोपण क्या होती है? इसका कोई बीज नहीं होता भाई। ये जैसे मान लीजिए इस प्रकार से गन्ना और इस प्रकार से पोरियाँ सी है, तो यहाँ से है ना इसका अंकुरण निकलता है, तो इसको काट लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार टुकड़े कर लेते हैं हर पोरी का, और उसको फिर खेतों में यहाँ बिजाई कर देते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये रोपण कृषि होती है। किस कौन सी? गन्ना। तो गन्ने पर पर्सन बात करूँ मैं आपको, गन्ना सिर्फ किस उद्देश्य से बोया जाता है? तो ये व्यापारिक फसल है, पैसे कमाने के लिए, अर्थात इससे आपको पता है शुगर मिल्स में बेच करके शुगर, चीनी वगैरह या फिर अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। तो गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो गंगानगर वो पहला स्थान है। किसका? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में तो, लेकिन राजस्थान में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो श्री गंगानगर, ये श्री गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ के बिल्कुल पास में है, यहाँ पर श्री गंगानगर में पहला स्थान है। ग्वार है, ये बीकानेर में होता है। तो ग्वार है, एक बार तो किसानों को खूब पैसे देने के लिए तैयार था, क्योंकि एक बार 40,000 तक चला गया था, 35,000 तक, लेकिन उस समय किसानों के पास ग्वार नहीं था। अगली बार बिजाई की तो 15,000 के आसपास रहा, किसान नहीं बेच पाए, लेकिन किसान कभी भी इसका फायदा नहीं उठा पाए, व्यापारी उठाते हैं। तो ग्वार है, ये किस काम आता है? ज़्यादातर ये जैसे तेल शोधन फैक्ट्रियाँ होती ना, अर्थात जो तेल निकालते हैं भूमि से, उनमें वहाँ पर उसमें उन कुओं में डालते हैं ग्वार, तेल आसानी से निकल जाए, इसलिए ग्वार काम आता है। वैसे इसमें गम भी बनता है, गोंद बनता है ना, तो वो गोंद डालते हैं इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसी में एक और, सोयाबीन रह गया था अपना, सोयाबीन। ध्यान रहे, सोयाबीन को मैंने न तो आपको तिलहन फसल बताई न दलहन। सोयाबीन दोनों है, दलहन फसल भी है, दाल भी बनती है, दलहन और तिलहन। सोयाबीन कैसी फसल है? दलहन भी और तिलहन भी। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए उसको सोया प्रदेश बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। और अगर बात करें राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? तो झालावाड़ में होता है। कहाँ होता है? क्योंकि इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पास में लगा हुआ झालावाड़, बारा, कोटा, इस क्षेत्र में सोयाबीन खूब होता है। लेकिन सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ अपने राजस्थान में? झालावाड़ में सोयाबीन होता है, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा सोयाबीन। जहाँ पर आपको मैंने बताया था क्या, पहले वो बताया था आपको ये संतरा झालावाड़ की प्रसिद्ध, इसी प्रकार से सोयाबीन भी झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है। और सोयाबीन में ध्यान रहे सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है? सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती। ध्यान रहे, पूछ लें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस दाल में होती है, तो उत्तर बताएंगे आप सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है सोयाबीन की दाल में, इसलिए सोयाबीन की दाल बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो आपका खरीफ की फसलें पूरी हुई। अब बात करते हैं अपने रबी की फसलों की। तो रबी की फसलों की बात करें, देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं रबी की फसलों पर। फिर से बनाते हैं एक बार नक्शा, थोड़ा नक्शे द्वारा समझ में आ जाता होगा, दिक्कत नहीं होती होगी। सबसे पहले है गेहूँ। क्या है? गेहूँ। तो ध्यान रहे, गेहूँ है, अगर इसकी बात करें अपने, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा होता कहाँ? ये प्रश्न अगर पहले प्रश्न पूछे अपने, तो इसका उत्तर अपने को बताना है। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गेहूँ होता है ये गंगानगर में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? गंगानगर में। देखिए गंगानगर में, और भी बताया था मैंने, गन्ना भी बताया था। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है? गंगानगर। ये गंगानगर है। राजस्थान का अन्न भंडार भी तो कहते हैं गंगानगर को। तो गेहूँ सबसे ज़्यादा गंगानगर में होता है। और गेहूँ है
हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। और कई बार प्रश्न एक तो याद आता है, दूसरा प्रश्न याद आता है कई बार मावठ से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? मावठ वर्षा होती है शीतकाल में, शीतकाल में राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। तो मावठ से सबसे ज्यादा किसको फायदा होता है? तो गेहूं को होता है। बस 2 ही प्रश्न याद रखने हैं। और एक इसका सोनालिका, एक सोना कल्याण, ये क्या है? ये इसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। वैसे इसमें रोग भी लगता है, हरित बाली रोग बाजरे में भी लगता है, गेहूं में भी लगता है। तो ये विशेष नहीं है, बल्कि ये याद रख लेना आप कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। और राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ये भी राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं है। ये भी याद रख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? बाजरा मत कर देना, बाजरा खाद्य फसल नहीं है मुख्य। पश्चिम राजस्थान के लोग खाते हैं, वो भी हमेशा नहीं खाते, ध्यान रहे। बाजरा खाया नहीं जाता, आजकल हाइब्रिड आता है, वो बाजरी होती है। और एक प्रश्न और बनता है कि रबी की फसलों में सर्वाधिक बिजाई, क्या? सर्वाधिक बिजाई और उत्पादन पूछे किसका होता है? तो उसका उत्तर होगा गेहूं। ये 4 प्रश्न बनते हैं गेहूं पर, याद रख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण है। गेहूं के बारे में प्रश्न बार बार आता है कि कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है, यानी शीतकाल में बोई जाती है। और जो है गेहूं जैसी होती है, जो जयपुर में ज्यादा होता है। क्या होता है? जो जयपुर में ठंडा होता है। इसके जो ऊपर के तुस उतार करके और भीतर की जो गुड़ी होती है उसको अगर पीस कर उसका आटा बनाए तो बहुत ठंडा होता है। वैसे बियर वगैरह बनती है इसकी जो की, तो ये अपने को लेना देना नहीं है जो से, बस इतना याद रख लेना जो इससे। इस प्रकार से आगे की बात करूँ मैं सरसों की, ये 3 फसलों की बात हो रही है। सरसों बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है, ध्यान रहे, प्रथम है। कौन सा है? सरसों प्रदेश किसको कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं सरसों प्रदेश। सरसों प्रदेश किसको कहते हैं? तो राजस्थान को कहते हैं। इसका उत्तर भी यही होगा। इसलिए सरसों क्या होती है? तेल फसल है। और एक इसलिए भारत ने केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान भी राजस्थान में स्थापित किया है। केंद्रीय है, ध्यान रहे, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो ये बताएंगे आप, सेवर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है भाई। हाँ बेटा, हाँ कंप्यूटर चलाऊंगा, मुझे 2 मिनट बंद करूँगा। सेवर भरतपुर में है। और सेवर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है। और पूछ लें आपसे कि भाई सरसों है, उसमें पहला स्थान किस राज्य का है? तो क्या बताओगे? तो बताना आपको राजस्थान। और सरसों पद में पहला स्थान किस जिले का है? अगर जिला पूछें तो जिला हो जाएगा गंगानगर। कौन सा जाएगा? गंगानगर में सबसे ज्यादा सरसों होती है। देखो गंगानगर में क्या क्या बता दिया मैंने आपको, गेहूं, सरसों, गन्ना, ये 3 चीज बताई है आपको गंगानगर में। और अगर हनुमानगढ़ की बात करूं, हनुमानगढ़ में चावल बताया मैंने आपको सबसे ज्यादा। कहाँ होता है? चावल। अभी और बताएंगे कपास आपको। कपास भूल गए ना, खरीफ की फसल है कपास। थोड़ा सा देख लेते हैं कपास को, उसमें हमने यहाँ ले नहीं पाए थे। तो यही होता है ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास का सीधा संबंध। ऑफलाइन में तो बोल देते हैं कि सर ये कपास याद नहीं थी। तो बात करते हैं कपास की। कपास कौन सी फसल है? कपास खरीफ की है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से वापस, कपास को देसी भाषा में क्या कहते हैं? बनिया कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बनिया किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। और ध्यान रहे इसका उपनाम भी है। उपनाम क्या है कपास का? सफेद सोना है। क्या नाम है? सफेद सोना इसका उपनाम है। कपास है वो व्यापारिक फसल है, वस्त्र निर्माण के लिए काम आती है। सबसे पहले कपास की खेती अपने ब्यावर में हुई थी, ब्यावर क्षेत्र में, यानी अंग्रेजों द्वारा इधर इस क्षेत्र में कपास की खेती करना शुरू किया था। लेकिन वर्तमान में अगर कपास की बात करूं तो हनुमानगढ़ पहला स्थान किसका है? हनुमान। पूछे कपास उत्पादन में पहला स्थान किसका है? प्रथम स्थान, तो उत्तर होगा हनुमानगढ़। कपास और चावल दोनों में हनुमानगढ़ है। गन्ना और गेहूं और सरसों में गंगानगर। अगला प्रश्न है, कपास 3 प्रकार की होती है। एक तो देसी कपास है, एक मालवी कपास है, मालवी कपास, और एक अमेरिकन कपास, अमेरिकन का जो
देसी कपास, मालवी कपास, अमेरिकन कपास। पूछे सबसे उत्तम किस्म की कौन सी, तो अमेरिकन कपास होती है। अमेरिकन कपास के रेशे लंबे होते हैं क्योंकि वस्त्र निर्माण के लिए रेशा ही चाहिए ना। तो अमेरिकन कपास कहाँ होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिकन कपास कहाँ होती है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों में होती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी कपास होती है, तो ये बताएंगे अमेरिकन कपास। ये देसी किस्म की होती है, लंबे रेशे वाली होती है अमेरिकन कपास। मोस्ट है, ध्यान रहे, प्रश्न आ चुका पहले भी। अमेरिकन कपास कहाँ होती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, हनुमानगढ़ में। देसी कपास की बात करूं तो देसी कपास बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, दक्षिणी राजस्थान में होती है देसी कपास। ठीक है, देसी कपास कहाँ होती है, दक्षिणी राजस्थान में, यानी कि बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर है इन क्षेत्र में। और मालवी, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, जैसे कोटा है, बूंदी है, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र में कौन सी होती है, मालवी कपास। नाम से स्पष्ट है, मालवा। मालवा क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में होती है। जहाँ रे कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है खेती करने के लिए, तो रेगुड़ मिट्टी होती है। कौन सी, रेगुड़ कह दो या रेगुड़ कह दो, बात एक ही है। अब आप सोचेंगे रेगुड़ कौन सी होगी भाई, तो जिसने नहीं पढ़ा उसके नहीं समझ में आएगा। रेगुड़ काली मिट्टी को कहते हैं, किसको कहते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसको रेगुड़ बोलते हैं। तो ध्यान रहे, आजकल काली मिट्टी नहीं आता, रेगुड़ आता है ऑप्शन में, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब बात करते हैं तारामीरा की। तो तारामीरा की क्या बात करें, तारामीरा सरसों जैसा ही होता है, नॉर्मल है। इसबगोल है, इसबगोल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसबगोल की बात करूं मैं, तो इसबगोल ध्यान रहे, रबी की फसलों में इसबगोल एक औषधीय पौधा है। कौन सा है, औषधीय पौधा है, याद रख लेना, औषधीय पौधा है। क्या महत्वपूर्ण, क्या विशेषता इसकी, इसकी विशेषता यही है कि राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा होता है। यानी अपने बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसबगोल का कहाँ था, विश्व में राजस्थान का पहला स्थान है। और भारत में तो है ही पहला स्थान, और राजस्थान में किसका है, जालौर। कई बार नागौर का भी आ जाता है इसबगोल में पहला स्थान। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जालौर में होता है। इसबगोल कहाँ होता है, जालौर। ध्यान रहे, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी बोला जाता है, घोड़ा जीरा। पूछे किस फसल का दूसरा नाम घोड़ा जीरा है, तो इसबगोल का घोड़ा जीरा उपनाम है। और ध्यान रहे, इसबगोल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जालौर में होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है इसबगोल। और एक अपने राजस्थान का एक पक्षी है, राज्य पक्षी, जिसका नाम है गोडाउन। नाम सुना होगा आपने, गोडाउन का प्रमुख खाद्य कहें तो प्रिय भोजन, गोडाउन का प्रिय भोजन कौन सा है, तो बताएंगे आप इसबगोल। तो क्लियर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपने चना की। तो चना ये बीकानेर साइड में ज़्यादा होता है, बीकानेर, चूरू वगैरह, ये नहीं पूछेंगे प्रश्न आपसे। इसके अलावा कोई और विशेष प्रश्न है वो और देखते हैं, एक आधो जो भी महत्वपूर्ण है तो छूट गए हैं। कच्चे से समझ आपसे कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब हम पढ़ते ही हैं, पूरा ही टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक में छोड़े क्यों, या तो ऑनलाइन पढ़े नहीं पढ़े तो सारे प्रश्न क्लियर हों, ताकि वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। अब आधा अधूरा छोड़ करके आपको रोचक चीज़ें पढ़ा करके और वो मूर्ख बनाने वाला काम नहीं है भाई अपने। तो क्यों, ये जो हमारे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो भी भविष्य में बड़े बड़े अफसर बनने वाले हैं। जो पढ़ के गया है वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा चुके हैं। अब हमारा एक स्टूडेंट है नीरज जंगिड़, आज वो SI की पोस्ट पर है, CISF में, वहाँ पर गोवा एयरपोर्ट पर नौकरी कर रहा है। कभी जाना हो तो बताना, आपको नंबर देंगे, गोवा घूमने जाओ तो। बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई कभी बताएंगे, फेसबुक पर डालेंगे। सभी का तो वर्णन मिलना मुश्किल है, काफ़ी साल होगी, लेकिन फिर भी 50-60 का तो डालेंगे। और वैसे तो कोई अंत नहीं है, हज़ारों स्टूडेंट है नौकरी लग चुके पढ़ करके। उनके बाद में समझ में आता है कि हाँ, वो जो पढ़ाई है ये स्थायी है, इसमें कोई भूल नहीं होती। एक ध्यान रख लेना, अगर क्लियरिटी नहीं आ रही मोबाइल की, तो भैया हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो ये आप यूट्यूब में चलाते हैं ना, तो इस साइड पे, दाईं साइड में 3 टिमकियाँ आती हैं, उसको ओके करेंगे ना, तो नीचे ऑप्शन आएंगे इस प्रकार से। तो एक तो है यहाँ पर इसकी स्पीड आएगी, ठीक है ना, स्पीड, तो स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना। अगर लिखते हो तो 1 रख लेना, नॉर्मल हो जाएगी। और भी अगर नॉर्मल भी आपकी मुश्किल हो रही नहीं हो तो 0.75 कर लेना। और अगर फास्ट बार बार पढ़े हुए मेरे से तो 1.5 तक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्पीड होगी। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी है, क्वालिटी पूरी कर लेना भाई, 480 तक ले जाना आप, बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी जितना करोगे इतना क्लियर दिखाई देगा आपके। इसी में मोबाइल में ऑप्शन है, मेरे से यहाँ कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ कि आप सोचेंगे गुरुजी साफ नहीं दिखाई दे रहा, कोई ताल्लुक नहीं, इससे आप अपने मोबाइल में क्लियरिटी बढ़ा लेते, ठीक है। तो बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। अब आपने कभी नाम सुना होगा, इसबगोल पढ़ लिया। पान मेथी मैंने बताई थी, पान मेथी पहले बताई थी मैंने, ताऊसर की प्रसिद्ध है। ताऊसर है कहाँ बताओ, नागौर में है ताऊसर। ताऊसर कहाँ है,
ताउसर है नागौर में, यहाँ की पान मेथी प्रसिद्ध है, पान मेथी। ठीक है। अब एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण अलग बताता हूँ आपको। पान, पान कई लोग खाते हैं, कई कहते हैं लाल हो मुंह हो जाता है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, हमने तक कोई पान खाया नहीं भाई, सीधी बात। तो पान खाने वाले हैं ना, हाँ बेटा आता हूँ, पान खाने वाले ध्यान रहे, थोड़ा सा याद रख लेना, पान की खेती को क्या कहते हैं? तो पान की खेती कहते हैं बजेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजेड़ा। पान की खेती को क्या कहते हैं? तो बजेड़ा कहते हैं। फिर याद रख लेना, एक अगर अफीम की बात करूं तो अफीम चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ में। अफीम है ये काला सोना कहलाती है। क्या कहलाती है? काला सोना। सोना कितना महंगा हो भाई, यानी कि अफीम है ये पॉपी वृक्ष से तैयार होती है। पॉपी वृक्ष यानी पॉपी वृक्ष का पौधा, पॉपी पौधा बोल दो, इससे अफीम तैयार होती है। इसमें जो भाप से बनाते हैं पहले नंबर पर हीरोइन वगैरह, जो पता नहीं क्या क्या, फिर लास्ट में डोडा वो सती ध्यान नहीं मुझे, मैंने कभी खाए नहीं मैं इन रास्तों से जाता हूँ। तो ये आप ध्यान रख लेना, काला सोना अफीम को कहते हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, एक दो वो मैं बता देता हूँ आपको साथ साथ में। एक मेहंदी की बात करूँ तो मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत। सोजत कहाँ है? सोजत है पाली में, यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। कोई विवाह शादी में अगर मेहंदी मंगाना चाहे तो सोजत की मंगवाना। एक लाल सुर्ख मेहंदी मंगवाओ तो आप गिलुंड की प्रसिद्ध है। गिलुंड है राजसमंद में है, यहाँ की लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। लाल मेहंदी मंगानी है तो आप गिलुंड से मंगाओ, और बाकी सामान्य इस अलग प्रकार की मेहंदी मंगानी तो सोजत से मंगाना, ये वहाँ की प्रसिद्ध है। और फिर इसके बाद में अगर बात करें अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो उनको देखते हैं आप। देखिए एक बेदाना अनार है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। बेदाना अनार कहाँ होता है? तो बेदाना अनार होता है जालौर में, जिसमें दाने नहीं होते बस, बल्कि बहुत औषधीय होता है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं अपने। एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का है राजस्थान में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा जयपुर में। एक तो याद रख लेना। एक पहले बताया था तबीजी में क्या है? तबीजी में मैंने बताया था, तबीजी में यानी राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र। क्या है? बीज मसाला केंद्र, बीज से संबंधित मसालों का बीज वहाँ मिलता है, बीज मसाला केंद्र। ठीक है, ये तबीजी में है। इसके अलावा बात करूँ मैं आपसे, बेर या खजूर केंद्रीय अनुसंधान से संबंधित ही है, ध्यान रहे। फिर से बात करते हैं बेर, केंद्रीय बेर अनुसंधान संस्थान, ऐसा है केंद्रीय, यहाँ बेर लिख रहा हूं, बेर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बताएंगे आप बीकानेर में। कहाँ बताएंगे? बीकानेर में। तो बेर की बजाय अगर अजय यहाँ खजूर, तो खजूर भी कहाँ बताएंगे? तो खजूर भी बताना आपको बीकानेर में। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? केंद्र सरकार का, ध्यान रहे। तो ये भी बीकानेर में ही है। और उसके अलावा अगर बात करें अपने कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित एक थोड़ा सा कि याद ये रख लेना, महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको शायद पहले बता नहीं पाया हूँ, या हो सकता बता दिया हूँ, ध्यान नहीं रहता, कई बार बता दी तो बहुत बढ़िया बात है, तो थोड़ा याद रखना आप। और वो क्या है बताता हूँ आपको। वो ये है कि प्रश्न आ जाए, राष्ट्रीय मरु फलोद्यान केंद्र, राष्ट्रीय मरु की बजाय डेजर्ट भी आ सकता है, बात है कि भाई डेजर्ट फलोद्यान, फलोद्यान केंद्र। तो ये कहाँ है? ये बीकानेर में, यानी कि फलों से संबंधित है ना, फलोद्यान संस्थान केंद्र या अनुसंधान केंद्र, फलोद्यान अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना। तो ये मरु का नाम शब्द आ जाए, डेजर्ट या मरु, राष्ट्रीय मरु पर फल आना चाहिए साथ में, तो बीकानेर होगा। ठीक है ना। एक अपने काजरी का नाम सुना होगा आपने, काजरी, काजरी, हाँ बेटा आऊँ। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी का सेंट्रल, ए का एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से बात करते हैं, सेंट्रल केंद्रीय, एरिड का मतलब होता है मरु। अच्छा यहाँ पर सूखा भी आ सकता है, ठीक है ना। केंद्रीय, केंद्रीय तो आ ही गया, केंद्रीय तो सी का मतलब केंद्रीय, छोटी छोटी बातें होती है, समझना जरूरी होता है। केंद्रीय मरु, जोन का मतलब क्षेत्र, बात है कि है। रिसर्च का मतलब अनुसंधान, अनुसंधान
और संस्थान हो गया आगे, देखते हैं। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि ये पूरे मरुस्थल पर अनुसंधान होता है, ये कहाँ है? तो ये बताएंगे जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर। इसको कादरी बोलते हैं भाई। अगर ये मरु नहीं आए तो ये भी आ सकता है केंद्रीय सूखा क्षेत्र, यानी कि या फिर डेजर्ट भी आ सकता है, शुष्क भी आ सकता है। यहाँ पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो बात है कि इसको काजरी को बोलते हैं। 1957 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1959 में इसका नाम क्या दिया था? काजरी। तो काजरी की स्थापना कब होगी? 1959 में, क्योंकि नाम इसका काजरी का 59 में दिया गया था। एक आफरी पूछे तो आफरी भी जोधपुर में ही है, आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर में है। राजस्थान में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं। देखते हैं कौन कौन से। एक तो बीकानेर में है, एक है उदयपुर में। 2 कृषि विश्वविद्यालय फिर से बात करते हैं, एक तो उदयपुर में है, एक बीकानेर में। तो सीधा आपको ये नहीं पूछेंगे कि बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में, नाम पूछेंगे तो बीकानेर वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम है स्वामी केशवानंद। क्या नाम है? केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसका नाम है महाराणा प्रताप, उदयपुर वाले का नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बीकानेर में। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित ये अपना है ना टॉपिक, ये पूरा हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग घंटे भर हो गया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने बता ही दिया आपको, थोड़ा शेयर करना है इसको, सब्सक्राइब वगैरह करवाना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर पढ़ेंगे इसको तो फायदेमंद रहेंगे। क्यों? यहाँ पर कोई प्रलोभन नहीं है। मैं पूरा टॉपिक जब तक क्लियर नहीं रहता तब तक अगला टॉपिक नहीं लेता हूँ। अब जल्दी अगला टॉपिक लेके लाएंगे आपको। तो ये भी टाइम काफ़ी दिनों से मिला था, तो ध्यान रहे। कृषि का टॉपिक 4 पार्टों में हुआ। 4 पार्टों में इसलिए हुआ कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया गया आपको। मीठी मीठी गोलियाँ नहीं दी गई, कड़वी भी दी गई है साथ साथ। और कड़वी खानी ही पड़ेंगी आपको, सिलेक्शन लेना होगा तो। किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जो आने लायक है। अब यूँ तो और भी कोई अंत नहीं है, जैसे टिड्डी दल, टिड्डी भी कृषियों को प्रश्न आ सकता है आपको। भाई वर्ष 2020 में है भारी नुकसान पहुंचाया है कृषकों को टिड्डी। तो टिड्डी नियंत्रण से संबंधित कई योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में अंत तो कोई नहीं है इन कृषि से संबंधित। लेकिन फिर भी आप थोड़ा अगर इतना ध्यान रखेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होने वाला। तो थैंक यू, धन्यवाद सबको। ओके।